नमस्कार। इस सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा और जन विकास महासभा द्वारा संचालित कैरियर क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमारी टीम ने अभी तय किया है कि हर हफ्ते 2 दिन साइटोलॉजी जेनेटिक्स का क्लास होगा, 2 दिन कुछ फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक का क्लास होगा, फिर 2 दिन कुछ टाइप स्टडी के क्लासेस होंगे। तो साइटोलॉजी में अभी हमारी टीम ने एक ये किताब निकाली है सुप क्लासेस ने, और इस तरीके की एक सीरीज निकालने जा रही है कि जिसमें छोटे एक टॉपिक पर जो है एक छोटी छोटी बुकलेट, और हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में कितने तरह के सवाल आते हैं, तो हर तरीके के सवाल के एक 2 क्वेश्चन और उसका आंसर बताने की कोशिश की गई है। तो आइए आज हम सेल के बारे में बातचीत करते हैं। सेल कोशिका। आप जानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बॉटल के कॉर्क में लगाया जाता था, ढक्कन में कॉर्क लगाया जाता था जो लकड़ी से प्राप्त होता था, एक विशेष प्रकार की लकड़ी से। अब तो उस तरीके का कॉर्क बनना ही बंद हो गया है। आई डोंट नो दुनिया में कहीं उपलब्ध है या नहीं, मैं तलाश कर रहा हूँ लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। फिलहाल वो बॉटल के जो कॉर्क थे, तो कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े को उन्होंने एक चाकू से काटा और उसके बाद एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश की, तो उसमें उन्हें शहद की मक्खी के छत्ते जैसी रचनाएं दिखाई दी। ग्रीक भाषा में काइटोस शब्द का मतलब होता है सेल या खाली स्थान। तो चूंकि उनमें शहद की मक्खी की तरफ से खाली स्थान दिखाई दिया था, खाली सेल वाले दिखाई दिए थे डेड सेल्स में अंदर का, तो उसे उन्होंने सेल नाम दिया। और इस सेल में एक सबसे बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन में कहीं कहीं कुछ आउट पुशिंग्स भी हो सकती है जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, कहीं कहीं इन पुशिंग्स भी हो सकती है जिसे पाइनोसाइटिक चैनल कहते हैं। वॉन मोहल और परकिंजे ने बताया कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ लिविंग मटेरियल होता है उसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, और एक समय था कि इसे प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यही प्रोटोप्लाज्म या प्ररस जीवन का आधार है, ये समझा जाता था। बाद में फिर इस प्रोटोप्लाज्म में ये देखा गया कि एक और ज्यादा गाढ़ा हिस्सा होता है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। प्रायः एक कोशिका में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में जैसा कि पैरामीशियम में है, ओपेलाइना में है, 1 से अधिक न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। इसमें फिर एक बात है कि जो 1 से अधिक न्यूक्लियस है वो सारे एक ही तरीके के हैं जैसे कि ओपेलाइना में होता है, या फिर 2 तरीके के हैं जैसा कि पैरामीशियम होता है कि एक न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है नारंगी के फांक की तरह से जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक या कभी कभी 2 छोटे वाले न्यूक्लियस होते हैं जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद इस न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म के बीच में जो कुछ पाया जाता था इसको शुरू में साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया। साइटोप्लाज्म में लिक्विड मटेरियल था, लेकिन और क्या क्या चीजें थी पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि इस साइटोप्लाज्म में बहुत से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो अब चूंकि ये सेल के अंदर पाए जाते हैं तो इसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया, ऑर्गेनेल। ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनेल या अंगक। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। एक तो जैसे कि किसी भी शहर में आने जाने के लिए सड़कों का जाल होता है, तो सड़कों के जाल की तरह से एक रचना पाई जाती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इसकी दीवार पे अटैच्ड राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जबकि दूसरे ऐसे थे जिसे कहते हैं RAR या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें इसकी दीवार से लगे हुए राइबोसोम्स पाए जाते थे। राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच्ड भी हो सकते हैं या साइटोप्लाज्म में फ्री रूप से भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। इसके अलावा एनिमल सेल्स में एक ये सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जा सकता है। ये सिक्रेटरी स्ट्रक्चर जो भी होते हैं
जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं या हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ऐसे सेल्स में ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है। फिर प्रत्येक कोशिका में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल हैं। अब आइए इन सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। तो पहली बात तो ये कि शुरू में ही कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो प्रोकैरियोट सेल और एक यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में खास बात यह है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इवन जो मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं होते। राइबोसोम तो होता है, लेकिन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते हैं। इनमें एक क्रोमोसोम्स की जगह पर कॉइल्ड डीएनए पाया जाता है। वैसे तो क्रोमोसोम्स में डीएनए और हिस्टोन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में को अब आजकल अलग एक किंगडम मोनेरा का नाम दिया गया है, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्ची बैक्टीरिया वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं। और बाकी जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाता है, तो इन्हें यूकैरियोट सेल्स कहते हैं। अब एक और चीज, एनिमल एंड प्लांट सेल्स में, एनिमल और प्लांट सेल्स में अक्सर कुछ क्लासेस में इसके बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, और बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेलुलोज की पाई जाती है। तो ये सेलुलोज की सेल वॉल सारे प्लांट सेल्स में पाई जाती है। इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। एनिमल सेल्स में दो खास बातें हैं, एक तो ये सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है, दूसरी बात इनमें नर्व सेल्स को छोड़ करके बाकी जितने एनिमल सेल्स हैं उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, एक स्फीयर होता है, इससे निकलते हुए एस्ट्रल रेज होती हैं। तो सेंट्रोसोम प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल्स में, नर्व सेल्स में नहीं पाया जाता, नर्व सेल्स या न्यूरॉन में, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। बाकी सारे एनिमल सेल्स में ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम एक्चुअली सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, अक्सर कई किताबों में ये बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन यदि आप डी रॉबर्टिस की सेल बायोलॉजी और इस तरीके की जो किताबें हैं उसमें आप देखें तो आपको पता चलेगा। पता नहीं क्यों अधिकांश किताबों ने इस बात को छोड़ दिया, अधिकांश टीचर्स भी नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। अधिकांश एनिमल सेल्स में भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कवरिंग्स पाई जाती हैं। ये सेलुलोज की नहीं होती हैं, ये दूसरे कंपाउंड्स की होती हैं। तो उसी के बेसिस पे कभी उसको पेलिकल कहा जाता है, कभी बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, कभी ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है, कभी एक्स्ट्रान्यूअस कोट कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा कवरिंग्स एनिमल सेल्स में भी पाई जाती हैं, जो अलग अलग एनिमल सेल्स में अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर के बनी होती हैं। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, और इसमें एक सेल में 500, 700, 1000 तक पाया जा सकता है, कई हजार भी पाए जा सकते हैं एम्फीबियन oocytes में। और इनमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। एक बात इसमें खास बात यह है कि इनर मेम्ब्रेन कुछ उभार उंगली की तरीके से या प्लेट की तरह से उभार बनाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी या क्रिस्ट कहते हैं। इनके अंदर फिर इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ लॉलीपॉप या टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। और इनमें एक को यदि हम देखें तो दो हिस्सा पाया जाता है इसमें। एक तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें F1 ATPase एंजाइम पाया जाता है। 1968 में ईफ्रेम रैकर ने बताया कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए
ATPase एंजाइम इनके अंदर होता है। और दूसरा इसके बेस पर एक और हिस्सा है जिसमें F0 ATPase एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। 1970 में नास नाम के वैज्ञानिकों ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल RNA भी होते हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स के राइबोसोम से अलग होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है और इसी में फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से ATP बनता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बाकी अगले टर्न में।